कब? क्या हो जाए? सुबह का कोहरा चारों ओर छाया हुआ था। दूर दूर तक उस घने जंगल में सफेदी के सिवा और कुछ न दिखाई दे रहा था, न सुनाई। अपने बोझिल से कदमों से वो आगे बढ़ रही थी। कहाँ? किधर? उसे खुद भी नहीं पता। अब तक तो उसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं भी सूख चुके थे। कल शाम ही की तो बात थी, जब वो अपने पति के साथ लॉन्ग ड्राइव के लिए निकली थी। आंसुओं क्या होते हैं, ये तो शायद अब तक उसे पता ही नहीं था। प्रिया सोनी भले ही एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, मगर बचपन से माँ पापा के प्यार और दुलार ने उसे हर दुख और तकलीफ से दूर रखा था। अरेंज मैरिज करके वो अपनी जिंदगी में खुशी से जी रही थी। कल ही उसके जन्मदिन के अवसर पर इसके माँ पापा ने उसे एक न्यू कार गिफ्ट की थी। उसे लेकर वो अपने पति प्रियंक सोनी के साथ लॉन्ग ड्राइव के लिए निकली थीं। प्रिया और प्रियंक दोनों ही काफी खुश थे। अपने जीवन के आने वाले कल के बारे में बातें करते करते वह अपने शहर से कब दूर निकल गए, उन्हें पता ही नहीं चला। सर्दी की रातों में भी अक्सर कोहरा छाया हुआ रहता है। ऐसे में अगर कोई बातों बातों में कोई गलत मोड़ पर चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जब प्रियंक ने गाड़ी लेफ्ट टर्न की जगह राइट की ओर मोड़ ली, तो यकायक ही प्रिया की नजर वहां लगे। एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था, आगे जाना मना है। क्योंकि इसके आगे प्रिया पड़ती, उससे पहले ही गाड़ी उस मोड़ से रफ्तार से होती हुई आगे बढ़ गई। प्रिया ने भी उस वक्त ध्यान नहीं दिया और फिर प्रियंक से बातों में लग गई। प्रिया, प्रियंका, क्यों ना हम इस बार छुट्टियों में आगरा चले? न्यू ईयर भी हम वहीं सेलिब्रेट करेंगे। क्या कहते हो? प्रियंक, जैसा तुम कहो डियर। प्रिया, ओह, लव यू सो। प्रियंक, मिटू। वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक से कुछ फट की आवाज आई और गाड़ी वहीं रुक गई। प्रियंक गाड़ी से बाहर आकर देखता है, उसके दूसरी ओर से प्रिया भी गाड़ी से उतरकर बाहर आती है। दोनों की ही नजर नीचे की ओर पड़ती है और उनके मुंह से एक साथ निकलता है, ओह नो। प्रिया, अब क्या करेंगे प्रियू बेबी? गाड़ी का टायर तो गया। प्रियंक, डोंट वरी डियर, मैं यूं चटकियों में टायर बदल दूंगा। प्रियंक ने टायर बदल तो दिया, मगर जैसे ही वो खुश होकर गाड़ी में बैठने लगा, उसने देखा गाड़ी का दूसरा टायर भी पंचर है। यह देखकर परेशानी की लकीरें उसके माथे पर उभरने लगीं। जब प्रिया ने टाइम देखा तो वो भी चिंतित हो उठी। रात के 11:45 थे। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई तो दूर दूर तक कोई नहीं था। उन्होंने देखा वह जंगल के बीचों बीच किसी जगह पहुंच चुके थे। तभी कुछ सोचकर प्रिया के पसीने छूटने लगे। उसे याद आया जो उस बोर्ड पर लिखा था। उसने प्रियंक को बताया और प्रियंक ने उसकी बात को मजाक में लेते हुए टाल दिया। वह सर्दी की सर्द और कपकपा देने वाली रात थी। वह दोनों ही किसी आसरे की तलाश में आगे बढ़े चले जा रहे थे। शायद कहीं कोई मदद मिल जाए। सर्दी तो पहले ही उन्हें लग रही थी और जैसे ही वो कुछ कदम चले, अचानक ही सर्दी बढ़ने लगी। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि सामने उन्होंने जो देखा, वो देखकर उनके कदम वहीं रुक गए। क्योंकि ना तो वो उससे आगे बढ़ सकते थे, ना ही उसे आगे कोई रास्ता बचा था उनके पास जाने के लिए। प्रियंक और प्रिया ने देखा सामने एक बड़ा सा तालाब था, जिसका पानी काफी दूर तक फैला हुआ था। उन्हें दूर दूर तक कोई किनारा ही नजर नहीं आ रहा था। प्रिया, प्रियू बेबी, मुझे लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। हमें वापस लौट जाना चाहिए। चलो चलते हैं। वैसे भी यह जगह काफी डरावनी लग रही है। यह सुनकर अब थोड़ा थोड़ा प्रियंक भी घबराने लगा था, मगर उसने अपने माथे पर शिकन भी आने न दी और बोला, ओके डियर, मगर इसमें डरने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ एक तालाब ही तो है। और क्या? अब चले। वह दोनों जाने के लिए मुड़े ही थे कि एक सर्द हवा का झोंका उन दोनों को छूकर गुजरा। वह दोनों ही अपनी जगह पर स्थिर हो गए। जो वातावरण अब तक एकदम शांत था, अचानक ही वहां धीमे धीमे पत्तों की सरसराहट होनी शुरू हो गई। प्रिया ने डर से प्रियंक की ओर देखा तो पाया उसके माथे पर पसीना उभरने लगा था। फिर उसके कानों में एक स्वर सुनाई दिया। कोई उसे पुकार रहा था, प्रियंक, प्रियंक, हकलाते हुए डर से। प्रिया, तुमने सुना? किसी ने मुझे पुकारा शायद। प्रिया, नहीं, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। देखो, तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, समझे? प्रियंक, प्रियंक, ददौत देखो, फिर से किसी ने मुझे पुकारा। प्रिया, देखो, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। वो इतना बोल ही रही थी कि प्रियंक ने पीछे मुड़कर देख लिया। प्रिया को कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और अचानक ही उसके दिमाग की बत्ती जली। उसका डर अब और बढ़ने लगा था। प्रियंक ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। प्रिया ने डरते हुए प्रियंक से कहा, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कहीं पढ़ा है कि
कोई भी अनजान या सुनसान जगह पर कोई तुम्हें जब तक 3 बार ना पुकारे तब तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ये सुनते ही प्रियंक की जान सूखने लगी। और तुम्हें शायद 2 ही बार। वो अपनी बात पूरी करती, इससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिससे वह किसी पत्थर की तरह जम सी गई। प्रियंक हवा से भी ज्यादा तेजी से घसीटता हुआ तालाब में जा गिरा। वो बार बार यही चीख रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, प्रिया, मुझे बचाओ। शायद जो वो देख पा रहा था वो प्रिया को नहीं दिखाई दे रहा था। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। प्रियंक के बारे में सोचकर वह उस ओर भागी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह शोर, चीखने की आवाज, सब कुछ अब किसी घेरे सन्नाटे में बदल चुका था। प्रिया ने भय से चारों ओर देखा। पत्तों की सरसराहट भी अब बंद हो चुकी थी। प्रियंक, प्रियंक करके वह चिल्लाती रही, मगर अब उसकी सुनने वाला वहां शायद कोई नहीं था। उसका प्रियू बेबी भी नहीं। कुछ देर को वो वहीं किसी बुत बुत की तरह बैठी रही और रोती रही। फिर प्रियंक को याद करके यकायक ही उसका हाथ अपने मंगलसूत्र पर गया और वह रोने लगी। क्यों? आखिर तुम्हारे साथ ही क्यों? और फिर उसने देखा कि उसमें रुद्राक्ष के कुछ मोती थे। वह याद करने लगी कि प्रियंक ने यह खास रुद्राक्ष के मोती वाला मंगलसूत्र उसके लिए बनवाया था, ताकि वह हमेशा उसकी हिफाजत कर सके। इसे याद कर वो और रोने लगी। फिर वह जो गुड न्यूज अपने पति को बताने वाली थी, उसके बारे में सोचकर वह उठी और वहां से अपने बोझिल से कदमों से चलने लगी। वह अपने पति को तो खो चुकी थी, मगर अब वह अपने बेबी पर कोई आंच नहीं आने देगी। 20 साल बाद वह एक ब्रिज था, जहां से रोज ही कई गाड़ियों का आना जाना लगा ही रहता था। वह शाम का समय था, आसमान में लालिमा छाई हुई थी। कुछ ही समय में बस दिन ढलने ही वाला था। तभी वहां तेजी से आती हुई एक कार आकर रुकी। उसमें से एक खूबसूरत सी लड़की ड्राइविंग सीट से बाहर निकलती है। अच्छी खासी कद-काठी, गोरा रंग, काले रंग का पटियाला सूट पहना हुआ और साथ ही काला चश्मा आंखों पर उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। वह एक झटके से निकली और ब्रिज के साइड में कार खड़ी करके सामने का नजारा देखने लगी। और उसी कार की बगल वाली सीट से एक लड़का निकला जिसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक डेनिम पहन रखी थी। वह उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है। वह शाम के उस दृश्य को निहार रही थी और वह लड़की सामने की ही ओर देखती हुई उस लड़के से कहती है, ना जाने क्या कशिश है इस व्यू में जो हर शाम मुझे यहां खींच लाता है। और मुझे तुम्हारी ओर। उस लड़के ने धीरे से कहा, जय, कुछ कहा तुमने? उस लड़की ने कहा, नहीं माही, मैंने कुछ भी तो नहीं। जय यह बोलते हुए परे देखने लगा। जय और माही दोनों ही काफी अच्छे दोस्त थे, मगर जय दिल ही दिल में माही को पसंद भी करता था। माही अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसे रहस्यमयी जगहों और चीजों की खोज करना बहुत पसंद था। उसके घर में किसी की भी किसी से भी बनती नहीं थी। शायद सभी अलग अलग विचारों वाले व्यक्ति थे। उसकी एक बड़ी सौतेली बहन थी, क्रिया, जो कि जय को पसंद करती थी, मगर माही के लिए जय सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त था। तभी माही का फोन बजता है। वह देखती है कि कॉल उसकी बहन का है। माही, हाँ दी, बोलो। क्रिया, सुना, मैं तुझे एक लोकेशन सेंड कर रही हूं, उस पर पहुंच जल्दी। माही, पर दी, हुआ क्या? हेलो, हेलो। और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और तभी उसके मोबाइल पर एक लोकेशन आई। वह उसे देखते हुए बोली, चलो हमें जल्द ही इस लोकेशन पर जाना है। जय और माही कार में बैठते हैं और गाड़ी तेजी से यू टर्न लेती हुई आगे बढ़ जाती है। वह एक मंदिर था जहां आरती चल रही थी। वह अपनी आरती में मग्न थी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने चौंक कर पीछे देखा तो किसी ने खुश होकर उसे गले से लगा लिया। और कैसी है? इतने सालों बाद तुझे देखकर मैं कितनी खुश हूं। आई कांट एक्सप्लेन ईट, उसकी सहेली ने कहा। मी टू, प्रिया ने बोला और वह दोबारा अपनी सहेली नेहा के गले मिलने लगी। कुछ कुछ उसकी आंखें नम भी होने लगी थीं। तभी नेहा को किसी ने पीछे से आवाज लगाई, मम्मा आप। और तभी प्रिया, नेहा को खुद से दूर करती हुई, उसकी नजर उस आवाज की ओर गई। नेहा ने भी उस ओर देखा और प्रिया से कहा, यह मेरी बेटी हैं, सुप्रिया। सुप्रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ प्रिया को नमस्ते कहा। उसने आसमानी रंग का लॉन्ग कुर्ता पहन रखा था, साथ ही ब्लैक लेगिन और चुन्नी। वह उस पर खूब फब रहे थे। प्रिया तो उसे ऐसे देखने लगी मानो अभी उसे अपनी बहू बना लें। फिर सुप्रिया अपनी मोम से अपनी सहेली के साथ जाने का बोलकर वहां से निकल गई।
उसके जाते ही नेहा और प्रिया दोनों सहेली आपस में बातें करने लगे। काफी दिनों बाद जो मिले थे। इधर जय और माही दोनों ही क्रिया की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंचते हैं। वह एक अंधेरी गुफा थी। माही का तो जैसे दिल डूबे जा रहा था, बेचैनी और घबराहट से। वह दी करके पुकार रही थी और उसके साथ साथ जय भी क्रिया को पुकार रहा था। माही ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, फट करके जोर की आवाज आई और